एक प्रोपेगेंडा किया गया था, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते जैसा प्रोपेगेंडा शेर अफजल मरवत ने और मिसाल यूसुफजई ने किया। वो इमरान खान की बहनों पे अटैक ही कर दिया, बल्कि उनको एक तरह का चोर ही डिक्लेयर कर दिया, या कोशिश की कि उनको भी उठा के जेल के अंदर डाल दो। यानी तोशाखाना 2 के अंदर जो हार है, उसके अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब ये तो इमरान खान ने मुझे कहा था कि जाके मिलो, और मैं चला गया था बनी गाला और वहां जाके मैं मिला था बुशरा बीबी से कि जनाब हार वापस करना है। तो बुशरा बीबी ने मुझे बताया जनाब कि हार जो है वो तो अलीमा खानम ले गई है। इस किस्म की बातें उन्होंने कही। मिसाल यूसुफजई जो है वो तस्दीकें कर दीजिए, बिल्कुल मैं तस्दीक करती हूं कि हाल जो है वो बुशरा बीबी के पास हार नहीं है, और ये और वो कहानियां। अलीमा खानम ने इसका एक जवाब दिया, और कुछ मैंने अपने से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। एक तो पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की फैमिली ने या बुशरा बीबी ने जो हार लिया तोशाखाना से, वो तोशाखाना के कानून के मुताबिक लिया। होता क्या है कि सरकारी ऑफिसर जाता है, जाके कीमत लगाता है, आकर बताता है जनाब ये इतने का है, अब इसका इतना परसेंट आप 50% आप जमा करवा दें। सपोज उन्होंने 50% जमा करवाया और वो हार ले लिया। और मैं आपको एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, इमरान खान साहब इसको डिनाई नहीं कर सकते, इमरान खान साहब इसकी जिम्मेदारी से भी दूर नहीं जा सकते, बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब ये ज्वेलरी परचेज की गई, ये कानून के मुताबिक की गई, कानून को कहीं वायलेट नहीं किया गया, और इमरान खान को इस बारे में नहीं पता था। ये मैं आपको आज जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली ने लिया है तो इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो इससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन कानून के मुताबिक लिया ना, गैर कानूनी तो नहीं लिया। इस तरह की 1000 चीजें कलसूम नवाज ने ली हैं, नवाज शरीफ की बेटी ने ली हैं, खानदान ने ली हैं, जरदारी खानदान ने ली हैं, बेशुमार लोगों ने ली हैं। जिस कानून के तहत उन लोगों ने ली, इसी कानून के तहत बुशरा बीबी ने भी ले ली। अब हुआ ये कि ये हार कहां पे है, ये मामला उठा दिया शेर अफजल मरवत ने। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनके सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये हार अलीमा खानम के पास नहीं है, बल्कि तोशाखाना का कोई भी सामान उनके पास नहीं है, उन्होंने लिया ही नहीं। इमरान खान साहब की बहनों ने, खास तौर पे अलीमा खानम की बात हो रही है, क्योंकि अलीमा खानम से एक फड्डा चल रहा है शेर अफजल मरवत का और मिसाल यूसुफजई का। और मिसाल यूसुफजई को यह लगता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम की लड़ाई में कोई उनका मुनाफा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, गालिबन यही चलता रहता है ना। तो अब इसमें मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो अचानक सामने आती हैं और वो मिसाल यूसुफजई के ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की। यानी बुशरा बीबी की बहन भी मिसाल यूसुफजई के खिलाफ हो गई, और उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल करने का मुतालबा भी कर दिया। हार कहां है मैं आपको यह बता देता हूं, हार बुशरा बीबी की फैमिली के पास है। और ये तोशाखाना 1 वाले मामलात में तो शेर अफजल मरवत जा सकता था वहां मुलाकात के लिए, 2 वाला मामला तो आया ही बहुत बाद में था। इसकी तो टाइमलाइन ही ठीक नहीं है सारे इल्जाम की। बकौल अलीमा खानम के कि जो टाइमलाइन है सारे मामले की, उस वक्त तो तोशाखाना 2 वाले हार की बात ही नहीं हो रही थी, जिस वक्त तक बनी गाला के अंदर बुशरा बीबी नजरबंद थी। और नजरबंदी में शेर अफजल को कौन मिलने दे रहा था। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं जो कुछ सवालात उठाए हैं अलीमा खानम ने, लेकिन यहां पे मिसाल यूसुफजई के सतारे गर्दिश में आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस लेवल तक जाना चाहिए था। अपनी अपनी मजबूरी होती है, बेचारे शेर अफजल की अपनी मजबूरी है, मिसाल यूसुफजई की अपनी मजबूरी है, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बेचारे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई बेचारा इधर से निकल के गाली देता है, कोई उधर से निकल के गाली देता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल कंट्रोल है। उन्होंने लोगों को ऐसा कंट्रोल किया है, किसी को इधर से पकड़ लेते हैं, किसी की वीडियो निकाल लेते हैं, किसी की करप्शन निकाल लेते हैं, किसी को वैसे ही डरा देते हैं, किसी को नौकरी की धमकी दे देते हैं, किसी को ये कहते हैं तुम्हें यहां से निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हर एक के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने डंडा रखा हुआ होता है। लोग बेचारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। सारे लोग मजबूत तो नहीं होते, एक तरह के सारे लोग खड़े भी नहीं हो सकते बेचारे। बहरहाल नजम सेठी साहब ने हमारी कुछ बातों की तस्दीक की है। ये बातें गौर से सुनिएगा। ये बातें वो नजम सेठी कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के, यानी शरीफों के, जरदारियों के और आसिम के, सबके, आसिम मुनीर के सबके करीब है। यानी ये जो नजम सेठी साहब हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज नहीं है। ये पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वहां प्रोग्राम करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल करते हैं, ईसीएल में नाम नहीं है, वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। इट मींस कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज नहीं है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा,
शरीफ है, जरदारी है, ये भी आपके सामने है। तो नजम सेठी साहब ने 3 चीजों के ऊपर से पर्दा उठाया। नंबर 1, और ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, उन्होंने कहा जी मुनसिफाना इलेक्शन हो गए तो 2 सियासी जमातें फारग हो जाएगी, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। इन दोनों के पल्ले कख नहीं बचेगा अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो गए। वैसे तो एमक्यूएम और फजलुर रहमान भी फारिग हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो कभी हुकूमत बनाने की पोजीशन में अकेले आ ही नहीं सकते, लिहाजा उनको ना 3 में ना 13 में गिनते नहीं है। तो असल गिनती की 2 बड़ी जमातें तो यही है ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन। अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इन दोनों को फारिग कर देगा, ये नजम सेठी साहब ने क्लियरली बताया। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अगर रिहा हो गए तो अहम शख्सियत का नुकसान हो जाएगा, और उस अहम शख्सियत का हम नाम नहीं ले सकते। क्या वो अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो रोज लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, उसका नाम भी रोज लेते हैं। क्या वो अहम शख्सियत शहबाज शरीफ है? नहीं, उसका नाम रोज लेते हैं। नवाज शरीफ है, उसका भी नाम रोज लेते हैं। आसिम मुनीर है, हाँ, उसका नाम नहीं ले सकते। गौर करें ना, आसिम मुनीर साहब का नाम आप नहीं ले सकते, उनके बारे में ज्यादा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आप इस तरह बात नहीं कर सकते, उनको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे अगर आप टीवी चैनल पे बैठ के काम कर रहे हो। उन्होंने कहा ये एक शख्सियत को नुकसान होगा, और मेरी नजर में वो आसिम मुनीर ही है जिनका नुकसान होगा। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो। फिर उन्होंने तीसरा जो इंकशाफ किया और तस्दीक की हमारी खबर की, उन्होंने कहा जी कि ये इदारे का मसला नहीं है, जाती लड़ाई है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि लड़ाई आसिम मुनीर और इमरान खान की है, ये सारे बीच में जो है वो तितर और बटेर हैं, ये सारे लटरम पटरम में बीच में, इनकी कोई औकात नहीं है। असल लड़ाई इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में चल रही है, और ये एक जिद की लड़ाई है, जाती लड़ाई है। और उन्होंने जाती लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया नजम सेठी ने। तो ये जाती लड़ाई है, इससे इदारे को कोई नुकसान नहीं होगा, शख्सियत को नुकसान होगा। फौज का क्या नुकसान है इमरान खान के बाहर आने से? 90% फौज इमरान खान से प्यार करती है, फौजी इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान फौज से प्यार करता है। वो ये कहता है जी मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। अगर मुझे मुल्क से प्यार है तो फौज मेरी है, मैं उससे भी प्यार करता हूं, मेरे अपने लोग हैं। कोई फौजी शहीद हो जाता है, वाकई में दुख होता है, तकलीफ होती है, और जब उस शहीद को उसका दर्जा नहीं मिलता तो और ज्यादा दुख होता है। और यह हरकत होती है इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, चंद जर्नैल अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज को इंतहाई दर्जे की बदनामी में ले जा चुके हैं। पूरे के पूरे इदारे का इमेज खराब कर दिया पकड़ के चंद लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए। लेकिन इमरान खान का जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, और वो फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो। प्रॉब्लम होगी शख्सियात को, और खास तौर पे एक शख्सियत को जो आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान साहब ने तो यहां तक कहा हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। इधर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हुआ और उसमें कुछ अहम चीजों का एलामिया सामने आया है। एलामिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने जारी किया है। सदारत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मेन चेयर के ऊपर बैठे, साथ उनके आकर बैठा आईजी के साथ कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, कुछ मिलिट्री के लोग थे ऑपरेशनल, कुछ सिविलियन साइड के लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे। तो जो सूबाई एपेक्स कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई। देखे ना, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ा ना, अवामी मुंतखब नुमाइंदे के पास जाना पड़ा आपको। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी हम नहीं मानते, हम ऑपरेशन कर देंगे, हम इधर घुस जाएंगे, हम उधर मारेंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क है। ये नहीं आप कर सकते। वाकई ये हमारे बाप का मुल्क है, हम मालिक हैं इस मुल्क के, हम पाकिस्तानी, हम फैसला करेंगे यहां पे कौन हुकूमत करेगा। आप नहीं करेंगे, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, सलाम है आपको, आप काम कीजिए, मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, बस ये ठीक है आपका काम। अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करेंगे, आपको चल के उनके पास बार बार जाना पड़ेगा, और ये है सही तरीका। नाज़रीन कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो शेख वकास अकरम साहब ने दिए हैं। एक तो इन लोगों ने फैसला किया कि ईद के फौरन बाद तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जाएंगे अडियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद होने ही नहीं दिया। लार्जर बेंच ने कहा कि इनकी मुलाकात करवाओ, मुलाकात करने पहुंचे, उन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाई, जूते की नोक पर रखा अदालत का फैसला। तो लार्जर बेंच के फैसले की इससे ज्यादा तौहीन हो ही नहीं सकती, तजलील हो ही नहीं सकती। लेकिन जज अगर बेइज्जती महसूस करें तो उनको तो इसके ऊपर खुद नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन पीटीआई कह रही है जी कि हम ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे है हम जाएंगे और जाकर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। नाज़रीन एक संभाल के रखने वाला बयान मिल गया है, और ये बयान आपने अपने पास संभाल के रखना है। एक वक्त आएगा ये बयान हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि ये बाद में चैंपियन बन जाते हैं जमहूरियत के। तो जब ये जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं तब इनके सामने इस तरह के बयान जरूर रखने चाहिए। पीका एक्ट के तहत
सहाफियों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों को बहैसियत वजीर ओन करता हूं। ये कौन कह रहा है? तलाल चौधरी। ये बयान अपने पास रख लीजिएगा बस, कि पीका एक्ट के तहत जो कुछ भी सहाफियों के साथ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जो उनके खिलाफ मुकदमात हुए, उसको बतौर वजीर मुस्लिम लीग नून ने ओन कर लिया है। और ये तलाल चौधरी जो नवाज शरीफ के और मरियम के बहुत करीब है, इस शख्स ने ओन किया है। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रखना है और हमने हमेशा इसको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कल को ये कहें जनाब कि ये जुल्म हो गया, मीडिया पे पाबंदी लग गई, ये फलां चीज़ क्यों हो गई, ये चीज़ क्यों हो गई। अब नवाज शरीफ की अब हालत देखें कि जिन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की बकौल उनकी पार्टी के कि वो बीमार थे, वो अब गवाल मंडी गए हैं अपने दोस्तों से मिलने और पुरानी यादें ताज़ा करने। ये दुनिया अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि मियाँ साहब गवाल मंडी पहुंच गए, अपने पुराने दोस्तों को मिले, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, वहाँ पे बहुत टाइम गुजारा, वापस। तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए? ये सब जानते हैं क्यों नहीं गए, क्योंकि मियाँ साहब यास्मीन राशिद से हारने के बाद किसी को भी फेस नहीं कर सकते, किसी का भी सामना नहीं कर सकते, और वो एक दुखी आत्मा बन के भी दिखाते हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई। हालांकि कोई ज्यादती मियाँ साहब के साथ नहीं हुई, उन्होंने 2 नंबर और धांधली वाले तरीके से अपनी बेटी को वजीर आला और भाई को वजीर आजम लगवाया है। नादरीन, काजी फायद ईसा साहब की एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। ये जरा तस्वीर आप देखें, ये पहचाने नहीं जा रहे ना आपसे, ये काजी फायद ईसा साहब है। अंदाजा कीजिए आप, अब ये शख्स पहचाना भी नहीं जा रहा। पता है क्यों? देखें, पूरा हुलिया ही बदला हुआ है। जैसे कपड़े काजी फायद ईसा ने पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े तो ये कभी पहनते ही नहीं थे। शलवार कमीज और वेस्ट कोट कौमी लिबास है, पहनना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने ये कपड़े, इससे पहले हमने उनको ऐसे नहीं देखा नॉर्मली, तो ये उस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। दूसरा आप देखें, इनके सर के बाल बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ही जैसे मशीन फेरी हुई होती है। फिर अगर आप दाढ़ी के बाल देखें तो काजी साहब की पहले दाढ़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी है। और जो ऐनक काजी फायद ईसा साहब ने लगाई हुई है, ये ऐनक हुलिया बदलने के लिए ऐसा लगता है लगाई है कि इस ऐनक को पहनने के बाद काजी साहब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा रहे कि ये वो वाला आदमी है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे तबाही फेरी हुई थी। अब ये फोटो 2 लोगों के साथ जब काजी साहब की सामने आई, तो फिर उसके बाद काजी साहब की जो लोगों ने तबाही फेरी है, मुझे कुछ चीजें याद आ गई। यानी ऐसा लगता है देख के कि वो हुलिया बदल के अपना फिर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उम्रा किया हो काजी साहब ने और सर के बाल जो है वो मुंडवाए हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि, लेकिन दाढ़ी जैसे छोटी होगी ना तो ये एक अलग कहानी है, इसको उसके साथ आप नहीं जोड़ सकते। जैसे ऐनक तब्दील हुई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी फायद ईसा ने अपना हुलिया तब्दील किया है और वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें पहचाने। क्योंकि देखिए, यूरोप में, पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जहाज़ों में आप ट्रैवल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने लोगों के बारे में ऐसे गलीज़ फैसले किए हो। बतौर जज उन्होंने नाइंसाफ़ियों की दास्तान रकम की है, हर वो जुल्म किया है जो कोई और जज नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा मुझे जो बात याद आई काजी साहब की ये तस्वीर देखकर, काजी साहब ने एक दिन रिमार्क्स दिए थे कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो किचन को छोड़ दें, बाहर निकल जाए। तो अब काजी साहब के लिए पूरी दुनिया ही किचन बनी हुई है, पूरी दुनिया की ज़मीन काजी साहब के लिए गर्म है और काजी साहब हुलिया बदल के फिरते हैं। और इमरान खान साहब का भी एक बयान मुझे याद है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लोग मुंह छिपाते फिरेंगे, और देखें आप, वो जो इनकी असली शक्ल है उसको उन्होंने छुपाया है, एक नई शक्ल के अंदर काजी फायद ईसा साहब को नजर आए हैं। थोड़े दिन पहले एक और भी काजी साहब के हवाले से बयान कहीं गर्दिश कर रहा था कि शायद काजी साहब पछता रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर पछता रहे होते तो जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो कुछ तो ऐसा करते, लेकिन आखिरी दम तक काजी फायद ईसा ने कोशिश की कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए। उस एक्सटेंशन के लिए 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते तक निकाले काजी फायद ईसा ने, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन बात बनी नहीं। तो काजी फायद ईसा को अल्टीमेटली जाना पड़ा, ओहदे से जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा, और बड़ी बेदिली के साथ वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस ओहदे पे एक्सटेंशन नहीं लूंगा। गोल मोल बयान देते थे, वो कहते नहीं थे। सिद्दीक जान साहब की एक बात मुझे याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये किरदार तारीख के कूड़ादान में जाएगा। अब ये मकाम इबरत है तमाम उन लोगों के लिए जो कुर्सी पे बैठ के ये समझते हैं कि वो खुदा बन बैठे, जिन्हें कुर्सी पे बैठ के ये लगता है कि इस सुबह की कभी शाम नहीं आनी, हर आदमी का एक जवाल होगा। आज आप देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल नदीम अंजुम, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकते। काजी फायद ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस
नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना। जनरल बाजवा ने तो एक जगह पे ये भी कह दिया था, मैंने वो वीडियो देखी, कि मैं वो हूं ही नहीं, और काजी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मैं वो हूं ही नहीं। आप अंदाजा करेंगे जब आपको अपनी जात, अपनी शख्सियत छुपानी पड़ जाए तो आपने क्या काम किए होंगे जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंच गए हैं। आपने कितना जुल्म किया, एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान छीन लिया, जबरदस्ती का रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, इंसानी हुकूक की पामानियों पे आप खामोश रहे, जबरी गुमशुदगियों पे आपने कोई फैसला नहीं दिया, आप आलाकार बने रहे एस्टेब्लिशमेंट के, और आपने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सूट करता था। आप उनके साथ खड़े हो गए। नादरीन, बिलाखिर अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने पुलिस और अदलिया से मायूस होकर इंसाफ ना मिलने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील कर दी है और ये कहा है कि सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं, मेरे बेटों को आप बाजियाब करवा दें। जो अहमद नूरानी साहब ने किया या कहा, मैंने उन्हें पहले भी मना किया था और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसके भाइयों का उससे कोई ताल्लुक है, लिहाजा आप उन्हें छुड़वा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये एक माँ क्यों अपील कर रही है, देखें 10 दिन 11 दिन की फिर डेट दे दी है जज साहब ने। 7 अप्रैल को अब मैं ये केस सुनूंगा, जज साहब ये कह रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल कर दिया है जबरी तौर पे किसी को लापता करना। सोचिए अगर जज साहब का अपना बेटा लापता हो जाए या उनकी अपनी बेटी लापता हो जाए या जज साहब को ही लापता कर दिया जाए, तो जज साहब क्या इतनी लंबी लंबी तारीखें देंगे? कभी अपने बच्चों को रख के सोचिए कि जो लोग लापता होते हैं उनकी फैमिलीज पे, उनके घर वालों पे क्या गुजरती है, उस तकलीफ को कभी आप महसूस कीजिए। बहरहाल जज साहब ने लंबी डेट दे दी है और देखें इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अहमद नूरानी की वालिदा ने वज़ीर आज़म को नहीं कहा, सदर को नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को कहा है। तो आप इसका मतलब समझ जाएं कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क में और कौन क्या कर सकता है, सारे इख्तियारात किसके पास है, और जबरी गुमशुदगियों में अगर कोई गया तो वापस लाने की उम्मीद लोग किसकी तरफ ले जाते हैं। यानी अदालतें हमें इंसाफ दे नहीं सकती, पुलिस दे नहीं सकती, लोग मायूस हैं। और ये फिर स्टेटमेंट जो है वो दिलवाया गया। यानी अहमद नूरानी की वालिदा से रब्ता कर रहे थे कुछ दोस्त, हमारे ही दोस्त हैं, और वो ये कह रहे थे कि बीच का रास्ता निकालते हैं, माजी आप एक स्टेटमेंट तो जारी करें, आप एक बयान तो दें ताकि हम जाएं लेकर बयान और जाकर कहें जी ठीक है, ये देखिए इन्होंने कह दिया कि हमारा अहमद नूरानी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको आप छोड़ दें मेहरबानी करके। अहमद नूरानी पे आपने केस करना है, जाके आप अमेरिका में केस कर दें, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाके केस कर दें। गलत खबर है तो जाके वहाँ केस कर दें। अब ये जो है कुछ लोगों ने कोशिश की है और अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने ये स्टेटमेंट दिया है।